सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एडवांस्ड अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका 2024 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें हमने सेक्शन ए को डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस चैनल पे, जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए से। 5 मार्क्स के होते हैं और आपको कोई भी 4 करने होते हैं। तो हमने 6 के 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसी चैनल पे। तो आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो सेक्शन ए को, जहाँ हमने 6 क्वेश्चंस किया हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, वो सारे करे हैं कवर अप। एंड इसके अलावा हमने बहुत सारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो आपको क्या है वो भी देख लेने हैं। वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपको 15 मार्क्स में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप वो वाले भी देख लो। अब हम यहाँ पे सेक्शन बी करेंगे, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं 4, और आपको कितने करने होते हैं 2। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप, और आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो जनरली वैसे 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल आ जाते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी 3 आ सकते हैं और एक ही सिर्फ थ्योरी आ सकती है, या फिर मान लो 3 क्वेश्चन थ्योरी के आगे जो कि चांस कम रहता है और एक प्रैक्टिकल आ गया। तो मेनली क्या है, आपको सेक्शन बी से 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं। अब मैं इसमें ये भी बता देती हूँ कि सेक्शन बी से आपको मोस्टली क्या पूछा जाता है। तो एक तो आपको गुडविल या फिर जो शेयर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, तो ये चैप्टर ना आपको अच्छे से करके जाना है, जो कि हमने इस चैनल पे इसको किया है, क्योंकि इसमें से आपको ना गुडविल से आया हुआ है 15 मार्क्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन, एंड शेयर से आया हुआ है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एक ही चैप्टर है, उसके मतलब 2 टाइप में है, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इकट्ठे ही है बेसिकली। तो ये आपको ना अच्छे से करके जाना है, बिकॉज यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो, तो एक चैप्टर को आपको इसको अच्छे से कर लेना है, सो दैट आपके अगर ये आपने ये वाले चैप्टर कर लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और गुडविल, तो आपके क्या है 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 2 थ्योरी के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। एक शेयर ये गुडविल का रिलेटेड आया है, और एक क्या है आपको दूसरा आया इंटरेस्ट के बीच में एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि जितना प्रैक्टिकल कर रहे हो उतना ही थ्योरी भी करो, सो दैट कि अगर आपको क्या है कहीं होता है कि चलो प्रैक्टिकल अगर नहीं हो रहा है तो आप थ्योरी भी कर जाओ, ठीक है। वैसे हमने जो सेक्शन 1 है उसके जितने भी ये कह लो कि जो यूनिट 1 है आपके, उसके जितने चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे चैप्टर्स, जिसमें से आपको रिपीटेड मोड पे जो भी थ्योरी पूछी जाती है वो हमने की है, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स आपको 15 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको वो देख लेने हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सेक्शन सी भी आए एंड अदर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके आने के चांसेस हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आए। पर ये आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे आएगा, तो आपको क्या है लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिली है, तो बन रखी है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने बता दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। उसमें जैसे जैसे वीडियोज़ बनेंगी अपडेट हो जाएंगी। एंड जो भी ये यूट्यूब वीडियो के नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आपको क्या है कैसे बाय करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना सेक्शन बी, जो आपका एग्जाम पेपर का है, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, 15 मार्क्स का ईच होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। सेक्शन बी हम करने जा रहे हैं, जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाते हैं, एंड 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 करने होते हैं, बट हम यहाँ पे 4 के 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया हुआ है। आपको क्या है गिवन बिलो एक लिस्ट दी है, जो क्या है बैलेंस लिया गया है बुक्स ऑफ अरोड़ा लिमिटेड की बुक्स से, एंड 31 मार्च 2022 को आपको क्या है ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर अभी मैं आगे समझाऊंगी तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसका, ठीक है, क्योंकि अब आगे जब सॉल्व करना है तो आपके पास ये होना चाहिए, या फिर आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोला है कि जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें 1000 के आपके हैं प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1 लाख, 2000 इक्विटी शेयर्स हैं 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख का है, सरप्लस अकाउंट 1 लाख का है, क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं। फिर डेबिट बैलेंस में आपको बताया हुआ है बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 1,30,000 बताया, मशीन लेस डेप्रिसिएशन इसमें 120
1,20,000 बताया। फर्नीचर में भी लेस डेप्रिसिएशन करके बताया 20,000, और इन्वेस्टमेंट है जो 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया आपने, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है और आपके बैलेंस शीट में 90,000 दिख रही है। एंड स्टॉक है आपका 1 लाख का। डेटर है जो, जिसमें से प्रोविजन ऑलरेडी माइनस है 65,000 माइनस 5,000, 60,000 है। एंड कैश और बैंक बैलेंस आपका 20,000 का है, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ डायरेक्शंस दे रखी हैं कि यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस बेसिस पे आपको फिर आगे पूछा जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं कि जो ये प्रेजेंट वैल्यू है बिल्डिंग की वो 1,80,000 हो गई है, एंड दैट ऑफ मशीनरी 80,000। तो बिल्डिंग की 1,80,000 हो गई है और मशीन की 80 हो गई है। तो देखते हैं बिल्डिंग की थी कितनी। बिल्डिंग की 1,30,000 थी और अब कितनी हो गई है, 1,80,000 हो गई है। दैट मीन्स एप्रिशिएट हो गई है, ये बड़ी है वैल्यू। एंड मशीन की वैल्यू कितनी थी देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1,20,000 थी, तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है आपकी, 80,000 हो गई है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको बोला है कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस, बाकी भी जो कंपनीज है जो सेम बिजनेस कर रही है इनके जैसा, उनका प्रॉफिट शो हो रहा है कि उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 10% है मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स की, ठीक है। एंड जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स की बात करें, 50% जो टैक्स है वो लास्ट 3 ईयर का कितना निकल रहा है इनका प्रॉफिट एवरेज, 48,000, ओके। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन दे रखी है, जो कंपनी है हैज़ हेल्ड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो उनके लास्ट 3 ईयर्स के उनके पास हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन जो उसमें मिल रहा है उनको, वो क्या है, लायबल टू पे टैक्स है, उस पर इंटरेस्ट पे टैक्स देना है। गुडविल है जो कंपनी की, वो क्या है, द गुडविल ऑफ द कंपनी इज़ टू बी टेकन एट 5 ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट से हिंट दिया हुआ है यहाँ पे। और बोला जा रहा है इट इज़ कंसीडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफ़र, और ये आपको बोला गया है कि नेसेसरी है कि 10,000 आपको जनरल रिजर्व में डालना है डिक्लेयर करने से पहले डिविडेंड, ठीक है। अब आपको बोला है कैलकुलेट करो फेयर वैल्यू क्या होगी शेयर्स की कंपनी के। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें आपको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पूछा जाता है। 15 मार्क्स में ये एज इट इज़ आता है, ठीक है। तो आपको जो शेयर्स हैं ये वाला, इसके प्रैक्टिकल्स कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको शेयर्स के न्यूमेरिकल्स चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप बता सकते हो। आपको जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चाहिए आप वो बता सकते हो, ठीक है, जिसके आपको लग रहे हैं कि हाँ जो आते हैं और आपको करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली इसके आंसर को करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पहले हम बात करेंगे। क्या दे रखा था आपको, तो गुडविल का कैलकुलेशन पहले हम करेंगे 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, क्योंकि बोला था ना सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको ना क्वेश्चन अपने साथ रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे वैल्यूज़ में बोलूँगी तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है, क्योंकि मेक श्योर क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। तो देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट था जो आफ्टर टैक्स 50%, जो टैक्स के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ था, 48,000 का दिया था, ओके, हमने लिख लिया। फिर बोला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है जो 6% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बिफोर टैक्स, वो 1 लाख की है। तो अब क्या करोगे, 6% मिल रहा था इसमें, तो 6% निकालो, 6,000 आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो बिफोर टैक्स था ना 6,000। आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो 6,000 में से आप क्या है 3,000 माइनस कर दोगे, मतलब 50% हो गया ना, 6,000 का 50% 3,000, तो 6,000 में से 3,000 माइनस करें तो कितना आंसर आ गया, 3,000। कैलकुलेटर लेके बैठना, ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हो। फिर है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का था, 48,000 का, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है माइनस कर दिया, ठीक है, 3,000 का। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 45,000 का हमारे पास क्या है यहाँ पे आंसर आया हुआ है। अब हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है। तो आप देख सकते हो लाइबिलिटी साइड से अगर हम निकालें तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड माइनस क्या कर देंगे हम इसमें, इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड बिजनेस की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल आपको कितनी दे रखी थी, 1 लाख की। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस है जो, वो आपको दे रखे थे अगेन 2 लाख के, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, शेयर कैपिटल 1 लाख ले लिया, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख ले लिए, इन्वेस्टमेंट रिजर्व एंड जो सरप्लस है ना, ये आपको सारे क्या कर लेने हैं, टोटल कर लेने हैं। तो यहाँ पे पहले शेयर कैपिटल देख लिया हमने 1 लाख, और ये जो 2 लाख है ना, ये है आपके ये जो इक्विटी शेयर है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों का टोटल लेना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का है तो 1 लाख का ले लिया, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 40,000 इसमें और प्लस करोगे। 40,000 प्लस क्यों किया आपने, क्योंकि आपके पास सरप्लस अकाउंट का भी बैलेंस था, ठीक है। तो ये आपने ले लिए 1 लाख शेयर कैपिटल का, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर का भी ले लिया आपने। फिर आपने जो आपके रिजर्व सरप्लस थे, जिसमें जनरल रिजर्व आ गया आपका और आपका सरप्लस आ गया, तो ये 4 अमाउंट को आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है अब इसमें आगे, ठीक है, और यहाँ जो 50,000 है तो आपकी यहाँ पे क्या बिल्डिंग की भी वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी, तो वो है। अब आगे देख लेते हैं हम
इसमें से आप माइनस करोगे, ठीक है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड द बिजनेस, तो ये माइनस कर सकते हो आप, जिसमें क्या है 40,000 90,000 क्या कर दिया आपने माइनस। तो यहाँ पे आपको फिगर पता लग गया 90,000 आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है। ये एसेट साइड आपको दिख रहा होगा ना कि आपने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और जो ये 40 है जो माइनस किया है वो अभी आपकी एक मशीन की वैल्यू भी गिरी थी, ठीक है, तो वो आपका सारा यहाँ पे किया हुआ है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया है। तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो नॉर्मल रेट आपको दे रखा है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 निकल रहा है और उसमें जो नॉर्मल रेट दे रखा है वो आपको बोला था ना कि 10% है, तो अब उसमें 10% निकाल दोगे तो 36,000 आ रहा है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अच्छा, ये जो है ना, आप ये पहले चैप्टर जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है इसकी थ्योरी की है वो देख लेना, वहाँ पे हमने इनके जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप पहले देख सकते हो। अब आगे देखते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट था आपका, अभी दिया हुआ था ना इन्होंने 45,000, और आपका जो नॉर्मल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये अभी निकाला हमने कि नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000 का, तो माइनस किया तो कितना आ रहा है आंसर 9,000। तो गुडविल क्या बोली है, सुपर प्रॉफिट इनटू कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थी वो 5 थी ना, 5 ईयर थी, तो आपको बताया था क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 45,000 आ गया। अब ये तो था गुडविल का, गुडविल निकाल लिया आपने, पर आपको क्या लिखा था, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। तो अब क्या है, आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। तो 2 मेथड से बोला था आपको कि आप निकालो, तो अब कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हम 2 मेथड के थ्रू देख सकते हैं, आपको ये एक भी कर सकते हो, हम क्या है एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, एक नेट एसेट मेथड से बताया, एक यील्ड मेथड से बताया। तो नेट एसेट मेथड से अगर हम बात करें तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एसेट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू ले लेंगे सारी, गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, इन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा इधर क्या दे रखा है, इस साइड देखो सिर्फ नेट एसेट वाली साइड, तो ये सारा ले लिया हमने, ठीक है, और इसको क्या करना है प्लस, और इसमें से ये 5,95,000 आ गया ना, अब इसमें से माइनस कर दो जितनी भी क्या थे हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। आपको पता है ना नेट एसेट मेथड क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा। तो अब लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ था क्रेडिटर्स, तो आपने क्रेडिटर्स क्या कर दिए माइनस। अब आपके नेट एसेट आ गए, ठीक है, नेट एसेट आगे, तो आपने क्रेडिटर्स माइनस किए तो नेट एसेट आए। अब इसमें से क्या है माइनस करोगे लेस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है, तो 1,00,000 आपने माइनस कर दी। तो अब ये एसेट आ गए जो अवेलेबल है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो कौन से एसेट्स आए हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को माइनस करके नेट एसेट में से वो एसेट्स जो अवेलेबल है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 3,95,000। अब हम निकालते हैं इंसेंट्रिक वैल्यू। तो इंसेंट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंसेंट्रिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकलती है, इसको हम निकालते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ऊपर लिखेंगे कि कितने एसेट्स उनके लिए अवेलेबल हैं और नीचे लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं। तो 3,95,000 क्या है आपके नेट एसेट्स अवेलेबल थे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, एंड नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2,000 के, आप देख सकते हो वहाँ पे इक्विटी शेयर लेने हैं सिर्फ, ठीक है, तो 2,000 के हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ रहा है 197.50, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर 197.50। अब आप क्या करोगे, ये इंसेंट्रिक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हम क्या है यील्ड मेथड देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू पूछा था ना, तो हाँ दोनों से आपको करना है। तो चलो अब हम देखते हैं यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड में क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ले लोगे, 48,000 का था, इसमें से लेस कर दोगे ट्रांसफर जो जनरल रिजर्व में करना था आपको, जो बोला था कि करना है 10,000। अब आ गया आपका 38,000। अब इसमें से माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड है जो, तो 1,00,000 में से 8% क्या कर दिया आपने, जो था ना 1,00,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे 8% के, तो 8,000 निकाला, तो 38,000 में से 8,000 गए, कितना बच गया 30। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका यहाँ बोला था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इंटू जो है 100, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 30,000 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30,000 लिया हमने, ये क्या है वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है शेयर होल्डर के लिए, डिवाइड किया पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है सिर्फ 2,00,000 की है और इंटू 100 कर दिया, तो 15% आ गया। अब यील्ड पर इक्विटी शेयर की बात करें हम, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इंटू कर देते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर से। तो 15% आया आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अभी निकाला ना 30,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इंटू 100, तो 15% आया। और नॉर्मल रेट अभी बताया था इन्होंने 10% है, और इंटू कर देना है पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज़ है, तो इसको डिवाइड करोगे काटोगे तो 1,00,000 ये 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 आ जाएगा। तो अब हमसे बोला था फेयर वैल्यू निकालो पर इक्विटी शेयर की, तो क्या करना है इंसेंट्रिक वैल्यू को प्लस कर देना है यील्ड वैल्यू से और डिवाइड कर देना है 2 से। तो इंसेंट्रिक वैल्यू अभी फर्स्ट मेथड से निकाली हमने 197.50, यील्ड मेथड से हमने क्या है 150 निकाला, दोनों को प्लस करो एंड डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आंसर आएगा आपका 173.75।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल है, गुडविल निकाली, दोनों मेथड से आपने आंसर निकाले, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है, एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो आपका क्या है, ये आराम से हो जाएगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो होप आपको फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन ना मैंने 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो में ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, तो ऐसे ही आपको फॉर्मेट में देना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंड हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो हायर परचेज की बात करें तो ओनरशिप ऑफ गुड्स की बात करते हैं पहले। तो देखो हायर परचेज में क्या होता है ना, पहले हम हायर परचेज का पढ़ रहे हैं। हायर परचेज में ओनरशिप ऑफ गुड्स क्या होती है, बायर गेट्स ओनरशिप ओनली आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप बायर हो, मान लो आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट दी, तभी आपको ओनरशिप मिलेगी, उसकी ओनरशिप। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, इंस्टॉलमेंट्स की, तो बायर बिकम ओनर एज सून एज द एग्रीमेंट इज साइन। जैसे ही आपने साइन कर लिया सामने वाले सेलर के साथ एग्रीमेंट, आप ओनर बन जाओगे उस टाइम पे। ठीक है, फिर है राइट टू यूज़ गुड्स। तो क्या राइट होते हैं यूज़ करने के गुड्स, तो अगर हम बात करें किसकी, हायर परचेज की, तो बायर कैन यूज़ द गुड्स, वो कर सकता है गुड्स को यूज़ बिगनिंग से। और अगर हम किसकी बात करें, इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या है, बायर कैन यूज़ द गुड्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, कहीं ना कहीं बिगनिंग से क्या कर सकते हैं, गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का ट्रांसफर देखें, तो अगर हम बात करें हायर परचेज की, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो बोला जा रहा है यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है आफ्टर फुल पेमेंट। जैसे ही आप क्या है, पेमेंट फुल करोगे ना, तभी जाके क्या आपको ओनरशिप मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है इमीडिएटली जब आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। रिस्क की बात करें, रिस्क ऑफ लॉस या फिर डैमेज की बात करें, तो यहाँ पे बोला है, पहला है हमारा हायर परचेज, तो इसमें अगर बात करें हम रिस्क और लॉस की, तो रिस्क रिमेन रहता है सेलर के पास, क्योंकि फुल पेमेंट जब तक ना हो जाए। और अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो रिस्क पास हो जाता है बायर के पास। ठीक है, क्योंकि चीज़ ही उसकी हो चुकी है। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें, तो हायर परचेज में अगर बायर है जो, वो फेल हो जाता है पे करने के लिए, तो सेलर अपना गुड्स वापस लेके जा सकता है। पर अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ बायर क्या अगर फेल हो जाता है पे करने में, तो सेलर कैन स्यू, वो क्या है, उसके अगेंस्ट स्यू कर सकता है, बट वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता। वो सिर्फ ये बोल सकता है कि पैसे दे, मतलब पैसे अमाउंट के लिए स्यू कर सकता है। डाउन पेमेंट की बात करें हायर परचेज में, तो यूजुअली डाउन पेमेंट इज मेड एट द स्टार्टिंग से। एंड यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात करें तो समटाइम्स देयर इज नो डाउन पेमेंट, कभी कभी होता है कि नहीं भी हो डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस बात करें, तो हायर परचेज सिस्टम में चार्ज किया जाता है ओनली ऑन अनपेड बैलेंस, जो पैसा नहीं दे रहे उसी पे तो चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट। एंड अगर हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, चार्ज किया जाता है एंटायर प्राइस फ्रॉम द बिगनिंग से। फिर है, तो अगर हम डिफॉल्ट कॉन्सिक्वेंस की बात करें कि अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो हायर परचेज में तो सेलर क्या है, रिपोजेस कर लेगा गुड्स को अपने। बट अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो सेलर सिर्फ स्यू कर सकता है, लीगल केस कर सकता है वो अनपेड इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, सूटेबिलिटी की बात करें तो सूटेबल कहाँ है ये, अगर हम हायर परचेज की बात करें तो देखो ये सूटेबल होता है कॉस्टली आइटम्स के लिए, जैसे व्हीकल्स हो गए, मशीनरीज हो गई। एंड अगर हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो ये सूटेबल है मीडियम या फिर लो कॉस्ट आइटम्स के लिए, जैसे फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कैंसिलेशन की बात करना चाहें तो हायर परचेज सिस्टम में बायर क्या है, कैंसिल कर सकता है अग्रीमेंट को बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बट लॉस हो जाते हैं उस टाइम पे। फिर अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की, तो एक बार साइन कर लिया तो एग्रीमेंट को क्या है, आप नहीं कैंसिल कर सकते हो फुल अमाउंट देने से पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर मतलब 2 का ए पार्ट। अब ये बी पार्ट है, तो ये भी आपको साथ में पूछा था, एक्सप्लेन द टर्म कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल्स एग्जाम्पल। अब ये ना क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, 15 मार्क्स में किया, डिटेल में किया, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स किए, डिटेल में ये वाला चैप्टर किया है। तो मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि जैसे वीडियोस तो आ रही हैं, बट इससे पहले हमने बहुत डिटेलिंग में ना क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको पहले वो भी कर लेने हैं। ठीक है, आप जितना हो चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, बट पहले उनको करो आप। ठीक है, तो उनको भी अच्छे से कर लेना। यहाँ पे तो आया हुआ है तो यहाँ तो हम करेंगे, बट वहाँ पे आपको कर लेना, बिकॉज वो वही क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, और आपको अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब क्या है, आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा होगा। ओके, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो उस अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस आता है, मीनिंग आता है, 5 मार्क्स में मीनिंग आ जाता है, तो ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग कम इंटरेस्ट का एंड एक्स इंटरेस्ट का पढ़ना। देखो, व्हेन बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, जब भी हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे डिबेंचर हो गया है ना, उस पर इंटरेस्ट होता है, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होगी। ठीक है, तो दो प्राइस
2 प्राइजेस टर्म्स आर यूज, तो 2 प्राइजेस की टर्म क्या यूज होती हैं, एक होता है कि इस पर कम इंटरेस्ट है, एक होता है इसमें एक्स इंटरेस्ट है। अब अगर कम इंटरेस्ट वर्ड यूज हो रहा है ना, दैट मीन्स विद इंटरेस्ट, एंड एक्स इंटरेस्ट की बात हो रही है तो विदाउट इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूड है किसी में इंटरेस्ट और किसी में इंक्लूड नहीं है। पढ़ते हैं कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट टू द ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, जब सिक्योरिटीज ब्रॉक की जाती है कम इंटरेस्ट में, दैट मीन्स जो बायर है गेट द फुल अपकमिंग इंटरेस्ट, उसको क्या है, फुल अपकमिंग इंटरेस्ट मिलेगा। सो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये एडजस्ट की जाती है माइनस करके अक्रूड इंटरेस्ट उसकी टोटल अमाउंट पेड से। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। 100 बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच के हैं, ब्रॉड किए गए हैं 105 कम इंटरेस्ट में ऑन 1 जुलाई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, पेड ऑन 30 जून किया गया एंड दिसंबर 31 में आप इंटरेस्ट को पे कर रहे हो। टोटल प्राइस की बात करें तो 105 का था इंटू 100 10,500 हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट अगर हम बात करें 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का कितना हुआ होगा, ठीक है, 6 मंथ का देखें तो 100 पे 12% और 6 महीने का देखें तो कितना आ रहा है ये, और ये आ रहा है आपका 600। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,500 में से 600 पहले माइनस होगा 9,900। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 600 रिकॉर्डेड एज इनकम। एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो ये वो प्राइस होता है जो इंक्लूड नहीं करता अक्रूड इंटरेस्ट को। तो मैंने यही बोला कम इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है ऑलरेडी इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये ना बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हमने जब क्वेश्चन किया था ना तब किया हुआ है बहुत डिटेलिंग में, तो आपको वो देख लेना है डिटेल में। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट है जो, देखो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इंक्लूड नहीं करता अक्रूड इंटरेस्ट को, बायर पे करता है प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी प्लस अलग से अक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली। एग्जाम्पल देख लो तो 100 मतलब 100 बॉन्ड्स थे, 100 ईच के थे, ब्रॉड किए गए 105 पे, पर एक्स इंटरेस्ट है 1 जुलाई से इंटरेस्ट रेट 12% है पर एनम, पेड ऑन जून 30 और दिसंबर 31 को। टोटल प्राइस देख लो 105 था, 100 था, 10,500 हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट 1 जनवरी से 1 जुलाई का 600 है, अभी ऊपर निकाला था ना। हाँ, तो अब देखो अलग से 10,500 प्लस 600 11,100। ठीक है, टोटल आएगा पेमेंट, तो उसमें माइनस कर रहे थे इंटरेस्ट को, यहाँ पे क्या अलग से प्लस करेंगे, सीधी सी बात। इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,500 आएगी और इंटरेस्ट 600 रिकॉर्ड होगा एज अ इनकम। समरी टेबल देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस मीनिंग क्या होता है कम इंटरेस्ट का, मतलब विद इंटरेस्ट इंक्लूडेड। एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब था, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, कोटेड प्राइस कवर, क्या क्या जो प्राइस कवर होता है मान लो, तो उस जो कोटेड प्राइस है उसमें क्या क्या कवर होता है। देखो कम इंटरेस्ट में तो सिक्योरिटी प्राइस भी होगा और उसमें अक्रूड इंटरेस्ट भी होगा। एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ सिक्योरिटी प्राइस होता है। टोटल अमाउंट पेड करें तो कम इंटरेस्ट की बात करें तो वन अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो अमाउंट जो जिसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट। एंड एक्स इंटरेस्ट में पहले प्राइस भी करते हो फिर प्लस उसमें इंटरेस्ट पेड करते हो सेपरेटली। और ट्रीटमेंट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो कम इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट टू फाइंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अभी हमने किया था ना 10,500 में से आई गेस 600 माइनस किए थे हमने, तो हमारा 9,900 आ रहा था, तो हमने क्या किया डिडक्ट किया इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और अगर हम बात करें एक्स इंटरेस्ट की तो इसमें हमने 10,500 में 600 क्या किए थे प्लस किए थे 11,100 निकाले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा था गुडविल से आया, तो यही क्वेश्चन है आपका। वट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, एंड आपको बताना है कोई 3 मेथड्स कैलकुलेट करने के गुडविल। अब देखो ये जो चैप्टर है ना ये हमने सबसे पहले किया था और बहुत डिटेल में किया है। ठीक है, तो आपको वो देख लेना है। हमने यहाँ पे मेथड्स फैक्टर्स जो भी क्वेश्चन आते हैं, देखो 15 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है, अब आपको अच्छे से वो करके जाना है। आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, अवेलेबल है वो, आप देखो उसको अच्छे से करो। देखना नहीं है इनफ, आपको पढ़ना भी अच्छे से, ठीक है, सो दैट आप अच्छे मार्क्स ले आओ थ्योरी में, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर थ्योरी आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा क्या है वहाँ लिखना होता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स में जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, किसको, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को और रेपुटेशन को। तो मेन फैक्टर्स क्या हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो एक बिजनेस है ना, अगर मान लो उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कंपटीशन भी बहुत कम है और वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा है जो बहुत ही एसेंशियल है, तो दैट मीन्स उसकी गुडविल क्या हाई होगी। ठीक है, फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस। मान लो बिजनेस ऐसी जगह पे सिचुएट है जो प्राइम एरिया है, बिजी मार्केट है वहाँ पे, ठीक है, लोग आते रहते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस भी क्या हाई गुडविल को एंजॉय करता है। फिर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है ना, तो ये भी क्या है हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में प्रॉफिट, ठीक है, एंड गुडविल को। फिर है मार्केट रेपुटेशन। एक बिजनेस है वो अपनी ऑनेस्टी, क्वालिटी एंड गुड कस्टमर रिलेशंस अगर
इसके लिए जाना जाता है तो वो बिल्ड करता है हायर गुडविल को, ठीक है। अब मान लो मोनोपोली और स्पेशल एडवांटेज अगर आपको है तो आपकी गुडविल क्या होगी, ये भी बूस्ट करता है उसको। फर्म हो गया जिसके पास पेटेंट है किसी चीज़ का, ट्रेडमार्क है, एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, तो उसकी भी हायर गुडविल होती है। फिर है पास्ट प्रॉफिट, मान लो एक फर्म है जिसके स्टेबल या फिर राइजिंग प्रॉफिट है कुछ पास्ट ईयर से, तो वो भी क्या है, उसकी भी अच्छी खासी गुडविल होती है। फिर है कंपटीशन, अगर लेस कंपटीशन है मार्केट में, ये इंक्रीज करता है गुडविल को, और मोर कंपटीशन क्या है, रिड्यूस करता है गुडविल को। रिस्क फैक्टर की बात करें तो बिजनेस विद लोअर रिस्क और स्टेबल इंडस्ट्री क्या है, यूजुअली उनकी हायर गुडविल हो सकती है। अब 3 मेथड पूछे थे हमसे, तो 3 मेथड यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, जो फैक्टर्स है और डिटेल में करने हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हो वीडियो को, मैंने आपको बोला है उसको रेफर कर लेना। तो 3 मेथड की बात करें तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट मेथड देके आ सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट ले लो और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लो। एग्जांपल आपको देके आना है, क्योंकि अगर थ्योरी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जितना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हो आपको देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, पास्ट प्रॉफिट 3 साल के 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, 60,000 आ गया। ईयर ऑफ परचेज 3 दे रखा है, तो 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई 1,80,000। फिर देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल क्या है, कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर लो। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो एवरेज प्रॉफिट है और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में इंटू कर दो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो फॉर्मूले पता है, बस वैल्यूज अपने आप अज्यूम कर लेना। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का ले लो, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% का है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा, 5 लाख है, इसमें 15% निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट निकला। सुपर प्रॉफिट क्या है हमारा, 1 लाख में 75 माइनस कर दिया, 25,000 आ गया। ईयर ऑफ परचेज 4 था, तो गुडविल कैसे हो जाएगी, 25,000 इंटू 5, ठीक है। तो पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, दोनों का अब माइनस करोगे तो आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर माइनस करोगे, फिर जो आंसर आपका है उसको क्या कर देना है आपको, 1 लाख में से 75 माइनस किया आपने तो 25 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर हम बात करें इसकी थर्ड मेथड की, तो फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट है, इसकी कैपिटलाइजेशन करनी है तो मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सुपर प्रॉफिट 30,000 के है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, गुडविल कैसे निकलेगी, 30 इंटू 100 और डिवाइड में रेट ऑफ रिटर्न आता है 10, ठीक है। तो 3 लाख आ गया। तो समरी देख लेते हैं इसकी, आपको फॉर्मूला बता रखे हैं तीनों के, आप देख के आ सकते हो। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन हमारा, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन बी का। 10th क्वेश्चन था आपका, आपको लॉस क्लेम निकालना था, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम निकालना था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, तो अच्छे से इसको आपको समझ लेना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार, आप भी क्या है इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या है, क्या क्या बताया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड है ऑन 31 मार्च का, और आपको क्या है उस पर कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और उस अकॉर्डिंगली क्या है आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना पहले। तो क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च दिसंबर, तो ठीक है उस हिसाब से दे रखा है। और आपको टर्नओवर दे रखा है 2 लाख का, नेट प्रॉफिट 18,000 का, स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं 42,000 के, जिसमें से 10,000 नॉट इंश्योर्ड हैं। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक की है। फिर सम एश्योर्ड 50,000 का है। स्टैंडर्ड टर्नओवर 65 का है। टर्नओवर आपका ड्यूरिंग डिसलोकेशन में 25,000 है, जिसमें से 6,000 फ्रॉम रेंटेड प्लेस है, 600 पर मंथ आ रहा है वहाँ से। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 4725 पर एनम। एनुअल टर्नओवर 2,40,000 का है। डेट ऑफ फायर है जो वो 30 जून की है, ठीक है, नाइट की। एंड अग्रीड है कि 10% इंक्रीज़ है टर्नओवर में ड्यू टू बिजनेस ट्रेंड। तो सॉल्व करो इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट मार के साइड में रख लेना है। अच्छा, ये जो टाइप है ना, इस टाइप का ही क्वेश्चन बहुत बार आया है। 2023 में भी आपने देखा होगा ऐसा ही क्वेश्चन आया था, और ये 2024 में भी आपको आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है बहुत बार आए हैं, बस वैल्यूज़ को चेंज किया होता है, ठीक है। तो आपको एक सीख लेना है, बस वैल्यूज़ उस अकॉर्डिंग पुट कर देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट सेल्स का। अब शॉर्ट सेल्स क्या होती है, ये थ्योरी में हमने 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ये कवर किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सीधा निकालते हैं शॉर्ट सेल। स्टैंडर्ड टर्नओवर लेते हैं पहले, तो 65,000 का दे रखा था। फिर उसमें ऐड करते हैं 10%, जो भी बोला था ना कि बिजनेस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है थोड़ा इंक्रीज़ आ गया, तो 10% निकालो। 65,000 का 10% आ गया 6500। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर आ गया आपका इन दोनों को टोटल करके
अब इसमें से माइनस कर दो टर्नओवर ड्यूरिंग डिसलोकेशन, जब क्या है आपने इस टाइम पे कौन सा टर्नओवर था, तो उसको माइनस कर दो। तो कितना बताया था यहाँ पे 25,000 का दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। ठीक है, 25,000 का देख लिया, तो शॉर्ट सेल निकल गई 46,500। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड, कैलकुलेशन करना है जीपी रेट का, तो जीपी रेट निकालना पड़ेगा। अब जीपी रेट की कैलकुलेशन देखो, जीपी रेट क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट लेंगे हम जीपी रेट निकालने के लिए, बिफोर टैक्स वाला, फिर प्लस करते हैं इसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को, एंड इसको डिवाइड करते हैं नेट सेल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ फायर, और इनटू क्या कर देंगे 100 से। तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलने वाला है वो निकलेगा अच्छा, जो नेट प्रॉफिट है ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 18,000 का। ठीक है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं, तो ये क्या है, कैसे निकलेंगे, आपको बताए थे कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 42,000 के, जिसमें से 10,000 क्या है इंश्योर्ड नहीं हुए हैं, तो उसको क्या आपको मेक श्योर कर लेना है कि क्या करो, आप उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ना ये चीज़ देख लेनी है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में जो वो हैं, जैसे आपको दे रखे थे ना 42, तो उसमें से वो माइनस कर देने हैं जो नहीं है इंश्योर्ड। ठीक है, 10,000 नहीं थे तो माइनस कर दिया, फिर डिवाइड कर दो बस टर्नओवर से। आपको टर्नओवर दे रखी है पहले ही 2 लाख की, और इंटू 100 कर देना है। तो 42 में से 10 हटाया 32, 32 और 18 आपके 50 आ गए। 50 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करो, 25% आ जाएगा। तो जीपी रेट भी निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। तो हम देखते हैं कि कितना लॉस हुआ हमें प्रॉफिट का। ठीक है, हम प्रॉफिट कमा सकते थे पर उस टाइम नहीं कमा पाए, तो कितना लॉस हुआ हमें। तो अभी हमने देखा, ऊपर हमने निकाला था शॉर्ट सेल, और उसमें जीपी रेट लगा दो 25% का, तो 11,625 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऐड हुआ था कुछ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो इवैल्यूएट करेंगे, इसमें से लोएस्ट लेते हैं हम। ठीक है, 3 चीज़ें देखेंगे, उसमें से लोएस्ट लेंगे। पहला क्या देखते हैं, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, तो अभी आपको बताया 600 पर मंथ था इंटू 4। ठीक है, तो कितना आया, 2400 आया। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है कि कितने क्या महीने का है, ये डेट ऊपर वो दे रखी है ना। तो 4 से किया 2400। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड है 6,000। ठीक है, दे रखी है आपको, उसमें बस आपको 25% लगाना है, तो 25% निकाल के 1,500 आया। एंड जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 264,000, इसमें 25% लगा देना, जीपी रेट निकालना इसीलिए जरूरी है। तो ये 66,000 आया है। ठीक है, कैसे ये 264,000 है ना, कैसे आया, 2,40,000 आपका था एनुअल टर्नओवर, और उसमें प्लस किया आपने जो 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टोटल आया 264,000, इसमें 25% का जीपी रेट लगा है। तो ये जो भी आपके आंसर आ रहे हैं इनमें से ले लो। फिर इसमें ऐड भी करते हैं, पहले तो सी में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिए हुए हैं, टोटल आपका 76 है, एडिशनल एक्सपेंसेस हैं आपके। ठीक है, कैसे निकलते हैं ये आपका दे रखा है। अब आपको लोएस्ट लेना है ए बी सी से। तो देखो ए का आंसर क्या आया था, ए का आंसर था 2400, बी का था 1500 और सी का आंसर 2084। तो इनमें से सबसे कम वाली वैल्यू लेते हैं, 1500 है, ले ली लोएस्ट। ठीक है, 1500। अब लेस करेंगे, मतलब कि जो सबसे शॉर्ट कम वाली वैल्यू होती है वो लेते हैं तीनों में से। तो 1500 थी तो वो आपने क्या है पिकअप किया है। अब लेस करें इसमें से सेविंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस है जो आपके, पहले तो स्टैंडिंग चार्जेस देखो 42 के थे, तो अब इसमें देखते हैं, ऊपर अभी निकाले थे 4725, इसमें से क्या है 4 डिवाइड बाय 4 महीने के डिवाइड बाय 12, तो 1575 आ गया। आप ग्रॉस क्लेम निकाल लो सीधा। लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्लस कर दो इंक्रीज्ड कॉस्ट कितनी बड़ी आपकी। ठीक है, एंड उसमें से माइनस कर दो जो सेविंग है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट था आपका 11,625, अभी ऊपर निकाला आपने, इंक्रीज कॉस्ट आपकी 1500 आई थी, उसमें से माइनस कर देना सेविंग 1575 की। ठीक है, तो इसमें से आपकी वैल्यू निकल के आई है 11,550। एप्लीकेशन करते हैं अब एवरेज क्लॉज का। एवरेज क्लॉज क्या होता है, इसमें भी 5 मार्क्स का नोट आता है, तो ये भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखना है। अब एप्लीकेशन करें, अगर एवरेज क्लॉज की बात करें हम लास्ट में, तो सबसे पहले एनुअल टर्नओवर ले लेंगे। कितना था एनुअल टर्नओवर इसका, 2 लाख। ठीक है, एनुअल टर्नओवर पहले हमें उठाना होता है, तो इसका मतलब निकालते कैसे हैं इसको, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, उसमें ऐड करते हैं 10% जो भी इंक्रीज हुआ है अग्रीड वैल्यू, फिर उसमें से वो आता है आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो सीधा इन्होंने एडजस्टेड मतलब 2,40,000 लिया है, उसमें क्या है आपका 10% क्या है इंक्रीज किया। तो एनुअल टर्नओवर दे रखा था आपको ना, एनुअल टर्नओवर लेना है ना कि टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर 2,40,000 का है, जिसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो ये आपकी 264,000 वैल्यू आ गई। तो जीपी रेट लगा दो 25% का। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। जीपी रेट पहले तो एनुअल ये आया कितना पहले आपका 24
264,000 आ गया ना, 264,000 आया तो इसमें 25% पहले लगाना है, ठीक है। 25% आप लगाओगे, जो भी 25% लगा के आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, नेट क्लेम निकाला जाएगा। नेट क्लेम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, पहले लेते हैं ग्रॉस क्लेम, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लिखते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी और डिवाइड लिखते हैं जीपी प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर एडजस्टेड। तो आपका ग्रॉस क्लेम है 11550, फिर इनटू, अब ऊपर लिखते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है 50,000 की, ठीक है। तो वो लिखा है ना सम इंश्योर्ड, तो 50 आ गया। अब डिवाइड किया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड, तो ये जो अभी आएगा ना 264,000 में 25% लगा के वो है 66, तो ये आपका जो कट के मतलब वैल्यू आएगी वो आएगी 8750, तो ये इसकी राउंडेड फिगर है 8750 की। सो अगर हम देखें तो फाइनल नेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट है 8750 का, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने क्या है किए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन थे, इसमें से जो थ्योरी है उसमें 2 आपको आए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट में। तो हमने सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या है डिस्कस किया है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होंगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे तो लाइक करो, अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सो दैट सेक्शन सी भी जल्दी लाया जाए। एंड जो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं आपको सारी की सारी देखनी है, एंड जो यूट्यूब में अभी क्वेश्चंस लाए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले बहुत सारे, तो इन सब के जो नोट्स हैं, यूट्यूब वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ये पेड होते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कॉस्ट मैनेजमेंट है जो, उसके भी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है जो आपकी, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स को लाने की कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी। बस आप लाइक करते रहो सो दैट लगे कि हाँ आप देख रहे हो, तो इसीलिए वीडियोस भी बनाई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।